इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, जो लाखों मुकदमे कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं हिंदुस्तान की विभिन्न अदालतों में, उनमें से बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं। ट्रांजैक्शन सेल और परचेज की, यानी जब आपने अपनी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का एग्रीमेंट बना लिया तो रजिस्ट्री होने से पहले, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले किसी न किसी बात पे डिस्प्यूट अराइज हो गया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। इस पूरी ट्रांजैक्शन में दो पक्ष तो सीधे सीधे हैं ही, एक सेलर, एक बायर, एक खरीदार और एक बेचने वाला, लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसको हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं। वो है प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका मुख्य तौर पे यही थी कि जो उसने ट्रांजैक्शन करवाई है वो सिरे तक, अंजाम तक सही सलामत पहुंचे दोनों पक्षों के लिए, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो, गलत ना हो। तो कहीं ना कहीं अगर वो ट्रांजैक्शन फेल हुई है या डिस्प्यूट में आई है तो उसमें प्रॉपर्टी डीलर का भी योगदान है, अगर उस ट्रांजैक्शन में प्रॉपर्टी डीलर इन्वॉल्व था तो। आज के इस वीडियो में आपको कुछ सावधानियां बताने का प्रयास करूंगा। चाहे आप बायर हैं, चाहे आप सेलर हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, चाहे बेचने जा रहे हैं, आमतौर पे 90% मैंने देखा है कि लोग प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करते हैं। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा व्यवसाय है कि आपको भारत के गली गली, कोने कोने, कूचे कूचे, चप्पे चप्पे पे प्रॉपर्टी डीलर की शॉप्स मिलेंगी, उनके ऑफिसेज मिलेंगे। मैंने तो ऐसा कोई एरिया ही नहीं देखा जहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस ना हो। और ये एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। एक इंश्योरेंस एजेंट को भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है किसी को तो उसे IRDAI से लाइसेंस लेना पड़ता है, एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और फिर जाके वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो हालांकि रेरा एक्ट ने बोला है कि जो प्रोजेक्ट रेरा से रजिस्टर्ड हैं उनको सिर्फ रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर ही बेच सकते हैं, परंतु जो आम रीसेल की मार्केट है भारत में, जो हम अपने बने बनाए घर खरीदते बेचते हैं, दुकानें खरीदते बेचते हैं, वो जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, ना तो हमें उनकी एजुकेशन पता है, एजुकेशन को साइड में भी रख दें, हमें ये भी नहीं पता है कि उन्हें कितना प्रॉपर्टी लॉज के बारे में ज्ञान है, क्या उनकी नॉलेज है, क्या उनको डिटेल्स मालूम है। और वो लोग सिर्फ अपने कमीशन के लिए कई बार बायर और सेलर दोनों को मुसीबत में डाल देते हैं। बहुत सारे ईमानदार, सच्चे और अनुभवी प्रॉपर्टी डीलर्स भी होते हैं और उनकी जो रेपुटेशन है वो मार्केट में बहुत अच्छी होती है। आप चाहे अनुभवी प्रॉपर्टी डीलर से डील कर रहे हो या आप किसी नए प्रॉपर्टी डीलर से डील कर रहे हो, आपकी सावधानी मेरे दोस्त आपके हाथ में है। मेरा तो विश्वास शब्द से ही उठ चुका है, क्योंकि मैं डेली कोर्ट्स में ऐसे मैटर देखता हूं जहां पे ट्रस्ट की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो ऐसा लगता ही नहीं कि दुनिया में ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ है। सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि ट्रस्ट है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो भी करेंगे सावधानी से करेंगे, राइटिंग में करेंगे, सोच समझ के करेंगे। जो मेरे मुख्य सुझाव हैं और जो मुख्य सावधानियां आपको रखनी चाहिए उसको मैं रेंडमली इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसा कोई सिलसिलेवार तरीका नहीं है कि जो पहले नंबर पे बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो 10वें नंबर पे बताऊंगा वो कम इम्पोर्टेंट है। एक बंडल ऑफ सजेशंस है मेरा, उनको आप देखिएगा कि कितना आप उनको एक्ट अपॉन कर सकते हो जिससे कि आप सेफगार्ड कर सकें अपने इंटरेस्ट को। सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोशिश कीजिए कि जिस प्रॉपर्टी डीलर से आप डील कर रहे हैं उसके साथ भी आप एक एग्रीमेंट बनाएं, उसके साथ भी एक ब्रोकर एग्रीमेंट बनाएं आप, और उसमें आप लिखें, उसमें लिख सकते हैं आप इस प्रकार की शर्तें कि आप उसको अपना ब्रोकर अपॉइंट कर रहे हो जो आपको प्रॉपर्टी ढूंढेगा, दिखाएगा और वो प्रॉपर्टी का ड्यू डिलीजेंस करेगा कि प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं है,
और क्या ब्रोकरेज वो आपसे लेगा, ब्रोकरेज जो वो आपसे लेगा वो किस मोमेंट पे लेगा, रजिस्ट्री वाले दिन लेगा या बयाने के टाइम अर्नेस्ट मनी की पेमेंट के समय लेगा, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं उस ब्रोकर की। साथ में वो जो ब्रोकर है, जैसे हम किसी के साथ भी एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट पे उसकी फ़ोटो भी लगाएं, उसके पैन कार्ड की कॉपी और आधार की कॉपी भी लगाएं, आप भी उसको साइन करें और 2 गवाहों से साइन कराएं। तो आप कहीं ना कहीं अगर ऐसा करेंगे तो उसे कानूनी रूप से बांधेंगे, एक बंदिश होगी और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब इस तरह की चीज़ें लिखती हैं। हवाई चीज़ें नहीं कि चिंता मत करो सर हम बैठे हैं, चिंता नहीं करो हम बैठे हैं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। आप एग्रीमेंट बनाने के लिए इंसिस्ट कीजिए, जो भी व्यक्ति ठीक होगा, जेन्युइन होगा, उसे सीधी सरल बातें लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि उसको एनसाइक्लोपीडिया बना के बहुत कॉम्प्लेक्स शर्तें उसके अंदर डाल दो कि सामने वाला भागी जाए और हमें सन की बोले, लेकिन एक साधारण एग्रीमेंट उसके साथ बनाया जा सकता है और बनाया जाना चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव ये है कि जिन प्रॉपर्टी डीलर्स ने, जिन रियल एस्टेट एजेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन रेरा के पास करवा रखा है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, रेरा अथॉरिटी के पास जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी एक विश्वसनीयता है कि हाँ ये ठीक है, इनका बैकग्राउंड ठीक है, ये कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, और ज़रूरत पड़ने पे आप रेरा के पास उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी इस तरह की है कि आपके पास चॉइस है कि ये प्रॉपर्टी डीलर को मैं जो रेरा रजिस्टर्ड है उसे एंगेज करूं या नॉन रजिस्टर्ड को एंगेज करूं, तो आप कोशिश करिए कि जो प्रॉपर्टी डीलर रजिस्टर्ड हैं रेरा एक्ट के अंडर, आप उनसे डील करें, उससे थोड़ी सी आपकी सेफ्टी बढ़ती है। तीसरी सावधानी आपको ये रखनी चाहिए कि आमतौर पर मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी डीलर सेलर को ये कहते हैं कि भाई साहब प्रॉपर्टी पेपर ले आओ अपने, और जो चाबी है आपके फ्लैट की, मकान की, दुकान की, वो हमारे पास छोड़ दो, जब कोई आएगा तब हम दिखा देंगे। तो इसमें मेरा सुझाव ये है कि कभी भी ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट तो आप प्रॉपर्टी डीलर को या किसी भी अन्य व्यक्ति को ना दें, और अगर देने भी पड़े तो उसकी फोटोकॉपी दें और उस पर क्रॉस मार के दें आप, और तब तक ना दें जब तक एक्चुअली आपको लगे ना कि हाँ एक जेन्युइन बायर है, बोनाफाइड बायर है, वो आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है और उसको प्रॉपर्टी पेपर देखने हैं। और फिर भी प्रॉपर्टी पेपर देने की क्या ज़रूरत है, आप चले जाइए लेके, वहीं पे बैठ जाइए, वहीं पे दिखा दीजिए। हाँ अगर उसे बैंक लोन लेना है तो उस पर लिख दीजिए गिवन फॉर बैंक लोन ओनली। तो प्रॉपर्टी डीलर एक कीमती, प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक कीमती चीज़ होती है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है और होता भी है। तो आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर्टी डीलर को ना दें। अब बात आती है मकान दुकान की चाबी की, कीज की। आदमी कई बार उसी प्रॉपर्टी में नहीं रहता जो उसे बेचनी होती है, वो कहीं और रह रहा होता है, तो वो कहता है कौन बार बार आएगा। प्रॉपर्टी डीलर भी ये कहता है भाई साहब हम कब आपको फ़ोन करते फिरेंगे, फिर आप चाबी लेके आओगे, टाइम ख़राब होता, आप हमारे पास छोड़ जाओ। और वो अपनी दराज खोल के, अलमारी खोल के एक गुच्छा भी दिखाता है जिसमें बहुत सारी चाबियां होती हैं, और उससे परसुएड करता है, हमें ये बताता है कि देखो इतने सारे लोगों ने मेरे पास चाबियां छोड़ रखी हैं, ये भी पड़ी हैं तो आपकी भी पड़ी है। तो हम भी सोचते हैं ठीक है खाली प्रॉपर्टी है तो चाबी ही तो ले रहा है तो क्या हो जाएगा। पर मैंने ऐसे केस भी देखे हैं जहाँ प्रॉपर्टी डीलर ने ही प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। सुझाव मेरा ये है कि पहली बात तो ऐसे ताले की चाबी ना दे कि ताला बदला जा सके, डोर लॉक है उसे बदला ही ना जा सके, वैसी चाबी दे और उसकी एक डुप्लीकेट की उसको दे, एक ओरिजिनल की आपके पास रहनी चाहिए। दूसरा, संभव हो तो अगर पड़ोसी से आपके अच्छे संबंध है और पड़ोसी पे आपको लगता है कि हाँ भाई उसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो दिखा सकता है, तो आप पड़ोसी को दे दें चाबी, या कोई आस पड़ोस में आपका दोस्त या रिश्तेदार रहता है तो उसको दे दें। तो अवॉइड करें चाबी देने की प्रॉपर्टी डीलर को जब तक कि बिल्कुल ही ज़रूरी ना हो। कानून कुछ भी हो, व्यवहारिक और प्रैक्टिकल बात तो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में कैश डीलिंग इन्वॉल्व होती है। तो पहला तो मेरा सुझाव ये है कि आप कैश में डील ही ना करें, क्योंकि ऐसा करना गैरकानूनी भी है और रिस्की भी है। तो आप कोई भी गैरकानूनी काम करने से बचें, क्योंकि उसमें हमेशा खतरा रहता ही है कोई भी गैरकानूनी काम करेंगे तो।
फिर भी अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन में आप प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, आप कैश दे रहे हैं सेलर को या बायर से आप कैश ले रहे हैं, तो ऐसी कैश ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठ के ना करें। आमतौर पे प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं कि भाई साहब आ जाओ मेरे ऑफिस में, आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ, वहाँ बैठ जाएंगे, कैश का लेन देन वहाँ कर लेंगे। आपको नहीं पता वहाँ क्या सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आपको नहीं पता कि जो सामने वाली दूसरी पार्टी है, सेलर या बायर है, उसकी उस प्रॉपर्टी डीलर से क्या सेटिंग है, आपको उसके क्या अंजाम होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हमें नहीं मालूम है। तो इस प्रकार की ट्रांजैक्शन अगर करनी पड़े तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करनी चाहिए या आपको अपने प्रीमाइसिस पे करनी चाहिए। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करिए। मेरा पहला सुझाव और अंतिम सुझाव यही है कि आपको कैश में ट्रांजैक्शन करनी ही नहीं चाहिए, इट इज़ अनलॉफुल। मेरा अगला सुझाव ये है दोस्तों कि कभी भी प्रॉपर्टी डीलर के फेवर में कोई भी जीपीए या एसपीए ना बनाए, कोई भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उसे ना दे, कोई भी उसे कोई स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ना दे। देखिए, जीपीए देना या एसपीए देना किसी व्यक्ति को कि भाई आप, मैं यहाँ रहता हूँ और मेरी प्रॉपर्टी यहाँ है, यह व्यक्ति मेरे बिहाफ पे प्रॉपर्टी को बेच सकता है, गिफ्ट कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, लोन ले सकता है, इसका किराया ले सकता है, इसे किराए पे चढ़ा सकता है, बेच सकता है, बयाने की राशि ले सकता है, वगैरह 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 वगैरह। उसमें हजार चीज़ें लिखी रहती हैं और मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे किसी सेलर ने ट्रस्ट करके किसी प्रॉपर्टी डीलर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी और उस पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज करके उस प्रॉपर्टी डीलर ने उस प्रॉपर्टी को अपनी ही बीवी को गिफ्ट कर दिया। तो भाई आप सामने वाले को बेईमानी करने का मौका ही क्यों देते हो? आप ऐसे लूप होल ही क्यों छोड़ते हो जिससे किसी के मन में ये बेईमानी आए कि हाँ यहाँ स्कोप है, यहाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ? आप उसको वो स्कोप ही क्यों देते हो, वो प्लेग्राउंड ही क्यों देते हो? तो किसी भी व्यक्ति को, मैं तो प्रॉपर्टी डीलर के इन जनरल भी कह रहा हूँ, अगर बहुत ही खास आपका कोई व्यक्ति है उसे ही आप जीपीए या एसपीए देना, अदरवाइज किसी भी व्यक्ति को जीपीए या एसपीए देना खतरे से खाली नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट सावधानी दोस्तों आपको ये रखनी है कि कभी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना छोड़े। मैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई आपने पेमेंट रिसीव की, उसकी ओरिजिनल रसीद आपने छोड़ दी प्रॉपर्टी डीलर के पास कि बायर को दे देना। या कई बार जब एग्रीमेंट हो रहा होता है प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में, तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सा होता है, उसमें ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, परचेजर का नाम नहीं लिखा होता, सेलर का नाम नहीं लिखा होता, अमाउंट नहीं लिखी होती, उसमें ब्लैंक कॉलम्स होते हैं। वो एक फॉर्मेट सा होता है उनके पास। वो कहते हैं अरे भाई साहब साइन करो, मुंह मीठा करो, डील हो गई, सस्ते में हो गई। या सेलर को कहते हैं अरे बढ़िया काम हो गया, मारो साइन। आदमी भी जोश में मारता है साइन, पैसे दिख रहे होते हैं उसमें, लक्ष्मी जी दिख रही होती हैं, ले लेता है और वो कहता है मैं दूसरी पार्टी से साइन करा दूंगा, विटनेस के साइन करा दूंगा और नोटराइज करा के आप लोगों को दे दूंगा। इसमें काफ़ी सारे खतरे हैं, क्योंकि बाद में वो उन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेगा वो आपको नहीं पता। वो उस रसीद का क्या उपयोग या दुरुपयोग करेगा वो आपको नहीं पता। वो करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक खतरा है। तो आप कोई भी ओरिजिनल रसीद, कोई भी ओरिजिनल एग्रीमेंट जो पूरी तरह भरा ना हो उस पर साइन ना करें पहली बार, और दूसरी बार साइन करने के बाद उसके पास रखने से कोई मतलब ही नहीं है, उसके पास नहीं रखना। एक और चीज़ मैंने देखी है कि ज़्यादातर जो एग्रीमेंट टू सेल बनते हैं उस पर प्रॉपर्टी डीलर ही विटनेस के साइन कराते हैं, अपने साइन कर देते हैं, साथ में अपने उनके ऑफिस में कोई कर्मचारी होता है या कोई दूसरा प्रॉपर्टी डीलर होता है वो साइन कर देता है, या दो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं दोनों पार्टियों के तो दोनों साइन कर देते हैं। प्रैक्टिकली तो मैंने तो कोर्ट में प्रॉपर्टी डीलर को गवाही देते हुए बहुत ही कम देखा है, क्योंकि उन्हें अपने कमीशन ब्रोकरेज से मतलब था जो उन्हें मिल गया। वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि वो कोर्ट में जाएं, अपना टाइम ख़राब करें और आपके फेवर में आके गवाही दें। वो तो मुझे लगता भी नहीं है कि वो आपके फेवर में आके गवाही देंगे, बहुत कम ऐसा होता है। तो मेरा सुझाव ये है कि हालांकि एग्रीमेंट में दो विटनेस के साइन कराने का रिवाज है, पर ऐसा तो कोई कानून नहीं है ना मेरे भाई कि आप उसमें 3 विटनेस के या 4 विटनेस के साइन नहीं करा सकते। किसने रोका है?
तो आपका अगर एक प्रॉपर्टी डीलर है तो आप दो विटनेस की जगह एग्रीमेंट में 3 विटनेस के साइन करा लो। 2 विटनेस ऐसे भी कर लो जो न्यूट्रल हो या आपके रिश्तेदारी में पड़ते हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो भी गवाही दे सके। मेरा नेक्स्ट सजेशन ये है कि जो एग्रीमेंट टू सेल वो प्रॉपर्टी डीलर आपसे बनाते हैं, उसकी एक एक शर्त को आप ध्यान से पढ़ें। ना आपको समझ में आ रहा हो तो किसी और से पढ़वाएं। उसे आनन फानन में बिना देखे मेरे भाई साइन मत करना। उसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ें। उसमें अगर कोई भी बात गलत लिखी है जो करेक्ट नहीं है, फैक्चुअली गलत है, तो उसको चेंज करें वहाँ से। तो उनके पास तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, वो कहते हैं यही चलता है, बस आप साइन करो, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे। तो ऐसे नहीं, बिना पढ़े साइन मत करें। इसी तरह जब हम, वैसे तो मेरा सजेशन ये है कि एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर एग्रीमेंट टू सेल को आप रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे हो, नोटराइज्ड भी करवा रहे हो, तो वो भी आप, प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं आप हमारे पास छोड़ जाओ, हम नोटराइज करा के दे देंगे, और वो दे भी देते हैं नोटराइज करवा के। पर मेरा सुझाव ये है कि मैं ये एंटिसिपेट करता हूँ एज एन एडवोकेट कि ये जो ट्रांजैक्शन आज हो रही है, इसमें भविष्य में कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये मामला कोर्ट में किसी दिन आ सकता है, तो उसके लिए ठीक कार्य किए जाने चाहिए, ताकि अगर कभी वैसा दिन आ गया तो हम बच सकें। तो नोटराइज वाली दुकान आसपास ही होगी जो नोटरी करते हैं, भाई साहब आप चले जाओ वहाँ पे, 10, 20, 50 रुपए जो लेते हैं आप खुद दे दो वहाँ पे। उनके पास एक रजिस्टर होता है जिसपे साइन करने होते हैं, आप वहाँ जाके साइन करो, दूसरी पार्टी के भी वहाँ पे साइन कराओ, सही काम करो ना आप, ताकि कल को अगर वो भी अपने आप में गवाह होता है नोटरी वाला, तो कल को कोई डिस्प्यूट हो गया तो कोर्ट उस नोटरी करने वाले को, जिसने उस पर ठप्पा मारा है नोटरी का, उसे भी कोर्ट में गवाह के तौर पे अपने रिकॉर्ड के साथ बुला सकती है कि आपने रजिस्टर में दिखाइए कहाँ दोनों पक्षों ने साइन किया था। नेक्स्ट सावधानी दोस्तों आपको ये रखनी है कि कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को बिना फिजिकली देखे, जब तक आप देख ना ले प्रॉपर्टी को कि उस पर किसका कब्जा है, क्या प्रॉपर्टी है, हवा में, बातों में कि बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, हाथ से निकल जाएगी, आज है, कल रेट बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इन बातों के दबाव में आके तुरंत फाइनल ना करें, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता। इसी प्रकार जो प्रॉपर्टी के रेट हैं, चाहे खरीदने के हैं चाहे बेचने के हैं, आप किसी एक प्रॉपर्टी डीलर पे ट्रस्ट करके मत समझ लीजिए कि यही मार्केट है। मैंने तो खुद देखा है, जब मैं कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचने जाता हूँ तो रेट कम बताते हैं, पहले भी उतना ही रेट था, कह रहे आज तो और भी कम हो गया, मार्केट गिर गई है। और जब मैं कहीं पे कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ तो मार्केट पूरी तेज है, तब कोई मंदी नहीं है, तब बढ़ा चढ़ा के रेट बोलते हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जब मैं बेचने जाता हूँ तो कहते हैं मंदा है, किसी के पास पैसे ही नहीं है, कोई प्रॉपर्टी बिकी नहीं रही है, और जब मैं खरीदने जा रहा हूँ तो कह रहे थे कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, इतने में दे देगा तो शुक्र मनाओ। तो आप क्रॉस चेक करिए रेट्स को। प्रॉपर्टी के मामलों में जल्दबाजी करने से आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और मुझे भी जीवन में हुआ है। नेक्स्ट सुझाव ये है कि जो आप उसको ब्रोकरेज दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, जब देना भी आए, पार्ट कमीशन देना है या फुल कमीशन देना है, वो आप उसको चेक से या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, उसके कैश मत दीजिए। उससे एक प्रूफ क्रिएट होता है, उस चेक के पीछे लिख भी दीजिए ब्रोकरेज इस प्रॉपर्टी में डील करने का। बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो भी लिख दीजिए। कैश देने से बचिए, क्योंकि जब आप किसी को अकाउंट में पैसे देते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी एक लीगल लायबिलिटी क्रिएट होती है। कई मामलों में तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड और चीटिंग हो जाती है, जिनमें प्रॉपर्टी डीलर खुद इन्वॉल्व होते हैं, और उन ऐसे केसेस में FIR भी हो जाती है। तो सामने वाले को जेल पहुंचाने के लिए, जिसने आपके साथ धोखाधड़ी करी, चाहे वो कोई भी हो, आपके पास जितने ज़्यादा दस्तावेज होंगे और जितने रिटर्न में प्रूफ होंगे, उतना आप मजबूत रहेंगे। दोस्तों मेरा नेक्स्ट सजेशन ये है कि प्रॉपर्टी डीलर जब भी कहे कि मैं दूसरी पार्टी से एग्रीमेंट साइन करवा के ला दूंगा, आप मुझे दे दीजिए, तो आप ऐसा मत करिए। जब भी आप सौदा कर रहे हो तो वो जो दूसरी पार्टी है वो आपके सामने होनी चाहिए, यानी अपोजिट पार्टी, चाहे वो बायर है या सेलर है, उससे फिजिकली आप मीटिंग करिए। आप देखिए कि ये वही व्यक्ति है क्या जो मेरी प्रॉपर्टी खरीदेगा या बेचेगा, और उस व्यक्ति को भी बोलो कि भाई साहब जिस दिन आएंगे अपना कोई आई कार्ड लेके आना, आधार की कॉपी लाना या पैन कार्ड की कॉपी लाना,
वरना प्रॉपर्टी डीलर ऐसा भी करते हैं, किसी भी नथुमल को, रामजी लाल को, सुबोध गुप्ता को बिठा देंगे कि ये है प्रॉपर्टी के मालिक। वो एक्टिंग करेगा कि मैं ही मालिक हूँ, एक नकली सौदा कर लेंगे, बाद में बोलेंगे रजिस्ट्री किसी और के नाम पे होगी, तो आप लुट जाओगे और गलत लोगों के साथ आता आप डील करोगे। आपको रियल बायर कौन है, रियल सेलर कौन है, यही नहीं पता, तो उसमें एक मोटा कट, कमीशन क्या क्या है वो तो होगा 1% होगा, एक मोटा कट वो प्रॉपर्टी डीलर आपसे हथिया लेगा, क्योंकि आपको ठीक रेट का नहीं पता, ठीक पार्टी से आपने डिस्कशन नहीं की, आपने पार्टी से फिजिकल मीटिंग नहीं की। तो हमेशा इंसिस्ट कीजिए कि मैं दूसरी पार्टी से मिलूंगा, और वो इंश्योर कीजिए कि जिससे आप मिल रहे हो वो जेन्युइन पर्सन वही है या नहीं है। और दोस्तों, आजकल बहुत सारे रियल एस्टेट पोर्टल भी हैं जहाँ पे लोग अपनी प्रॉपर्टी पोस्ट कर देते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स भी अपनी ऐड पोस्ट करते हैं, बायर्स भी अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ऑनलाइन वर्ल्ड, ये भी खतरों से भरा हुआ है। इसमें भी तरह तरह के साइबर क्राइम होते हैं, वहाँ पे भी सोच समझ के डील करना चाहिए। वो जो पोर्टल्स हैं उसमें डायरेक्ट ह्यूमन इंटरफेस कम होता है। फ़ोन करेंगे, 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, 4 दबाओ, फिर एग्जीक्यूटिव बोलेगी हाउ मे आई हेल्प सर। आप किसी रियल व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाओगे कि इसका मालिक, जिम्मेदारी लेने वाला कौन है। तो वहाँ पे भी बहुत खतरे हैं।